प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रवि आप सभी बच्चों का आपके अपने प्लेटफॉर्म अरी बिहान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने हमारे अरी बिहान प्लेटफॉर्म के पीसीएमबी सेगमेंट को बहुत सारा प्यार दिया और उसी के साथ ही आप सभी बच्चों ने कॉमर्स वाले सेगमेंट को भी बहुत अच्छा प्यार दिया है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमारा प्लेटफॉर्म आप सभी प्यारे बच्चों के लिए आर्ट का सेगमेंट भी लेकर आया है। और आज मैं आप सभी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बहुत सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ ही आर्ट वाले जितने भी बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं, उनको अगर किसी भी तरीके का कोई सुझाव, किसी तरीके की कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जल्दी से उसको भर दीजिएगा और अपनी समस्या, अपने सुझाव हम तक भेजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर आ सकें। तो बच्चों, आज हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करनी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिटेल की बात करनी है। हमारा पहला टॉपिक रहेगा दो ध्रुवीयता का अंत। इसके पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली सीरीज भी यूट्यूब के माध्यम से ही आपके समक्ष लेकर आया था। उसको आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है ये। तो चलिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जिसमें हम देखते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोवियत प्रणाली हम जानते हैं कि रसिया, यानी कि जिसे हम आज के समय रूस कहते हैं, उसके नेतृत्व में 1922 में रूसी क्रांति के बाद बनाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन था, जिसमें लगभग 15 के करीब देश थे। तो इसका गठन जो है, या इसके बारे में हम बात करें कि ये होता क्या है, तो 1917 में रूसी क्रांति के पश्चात साम्यवादी विचारधारा के अधीन समाजवादी सोशियत सोवियत गणराज्य जो है, इसकी स्थापना की गई थी 1922 में। इसे आप सभी लोगों को याद रखना है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारे सबसे पहले अति लघुत्तरी वाले प्रश्न, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये प्रश्न मध्य प्रदेश 2022 की परीक्षा में पूछा गया और ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न क्या है? द्विध्रुवीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि दो ध्रुवीकरण को आपको बताना है कि ये होता क्या है। तो राजनीतिक वैज्ञानिक आमतौर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के दो स्तरों के बीच में अंतर करते हैं। ध्रुवीकरण का अर्थ होता क्या है कि किसी खास राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी खास वर्ग समुदाय का एक हो जाना। यानी कि आपका कोई अगर राजनीतिक उद्देश्य है, जब आप उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे संगठन को या किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पूरा समर्थन दे देते हैं, उसी को कहा जाता है ध्रुवीकरण। तो यहां पर द्विध्रुवीकरण का मतलब है कि दो ध्रुवों की ओर अलग अलग तरीके से बढ़ जाना। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं अति लघुत्तरीय में, इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो सोवियत प्रणाली की दो खामियों को बताना है आपको, और यह प्रश्न मध्य प्रदेश 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। क्या है यहाँ पर? तो इसका सही आंसर, दो खामियां बतानी है। तो यहाँ पर लोगों यानी कि जनता को शासन की गलतियों पर किसी भी तरीके का प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर सरकारों ने किसी भी प्रकार की गलती की है, तो जनता उन गलतियों को उजागर या गलतियों को कभी बता नहीं सकती। ये इसकी एक कमी थी। दूसरी कमी क्या थी कि आम जनता का जीवन बहुत ज्यादा कठिन था, जबकि दल के जो नेता थे और सरकारी कर्मचारी जो थे, उनकी बल्ले बल्ले थी, यानी कि बढ़िया जीवन वो लोग जी रहे थे। लेकिन जो बेचारी जनता थी वो बहुत ज्यादा शोषित थी, और शोषित होने के बावजूद भी अपनी आवाज नहीं उठा पाती थी किसी के भी सामने। तो ये दो खामियां थी किसकी? सोवियत प्रणाली की। इसीलिए बाद में चल के इसका विघटन हो गया। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के दो कारण हमें बताने हैं। देखो, जिसकी बात हमने अभी करी वही बात यहां पर आ गई। तो 2024 मध्य प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके कारण हम देखते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था कि मिखाइल गोर्बाचेव, जो उस जमाने में इसके मुखिया थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया था? जनता को अधिकार देने के लिए बहुत सारे सुधार किए थे, ताकि जनता की स्थिति में सुधार आए, जनता की स्थिति बेहतर हो। इसके साथ साथ राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी जो कमजोरियां थी, उसी की वजह से क्या हो गया? सोवियत संघ जो है 1991 के लगभग टूट गया और बहुत सारे स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। अगला प्रश्न हम यहाँ देखते हैं कौन सा है। तो शॉक थेरेपी क्या है, यानी कि शॉक थेरेपी किसे कहते हैं? 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी आपको बता देता हूँ, ये एक अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है, जिसमें क्या कहा जाता है कि अगर हमें जनता की समस्याओं का निराकरण करना है,
तो जनता को अचानक से एक शॉक देना होगा और शॉक देने के बाद फिर हम उन्हें अच्छी-अच्छी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी कि उनको प्रदान कर सकते हैं, जिससे जनता का जीवन आसान होगा। तो यहाँ रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया है, जिसमें विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा जाता है। यानी कि अचानक से सारे की सारी संस्थाओं को क्या कर देना, पूंजीवादी संस्थाओं में परिवर्तित कर देना, यानी कि साम्यवादी संस्थाओं को पूंजीवादी संस्थाओं में बदल देना, विचारधारा में बदल देना, ताकि दुनिया भर में उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से ग्रो कर सके। इसे कहा जाता है शॉक थेरेपी। क्लियर है? यानी कि अचानक से झटका देकर कोई दूसरा बदलाव कर देना, इसे ही कहा गया है क्या, शॉक थेरेपी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं प्यारे बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे प्यारे से अरिविहान प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस की कंप्लीट पीडीएफ, ये तो मैं आपको रैंडम टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप रिवीजन कर सकें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ आपको विद आंसर के साथ मिल जाए, तो वो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में रिवीजन में किसी भी तरीके की कोई समस्या या दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी के 2 परिणाम हमें बताने हैं। ये 2025 की परीक्षा में पूछा गया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले समय भी आ सकता है। तो इसके 2 परिणाम क्या हुए कि असमानता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। असमानता यानी कि जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और साथ में ही हम बात करें, रूसी मुद्रा जो थी, यानी कि रूस में चलने वाली जो मुद्रा रूबल थी, उसमें गिरावट आई। और बात करें असंतोष की भावना का विकास हुआ। हालांकि 2 परिणाम पूछे हैं तो आपको सिर्फ 2 ही बताने हैं, इनमें से 3 में से आप कोई सा भी बता सकते हो कि जनता में असंतोष की भावना का विकास हुआ। इसके साथ ही बात करें रूसी रूबल में क्या आई, गिरावट आई। और तीसरा है असमानता में वृद्धि। तो आप कोई से भी कारण या परिणाम लिख सकते हो। सोवियत संघ के अंतिम उपराष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति जो है ये कौन थे? 2023 में मध्य प्रदेश में पूछा गया, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ का गठन हुआ था 1922 में, आपको याद है। 1991 के लगभग इसका विघटन हुआ, यानी कि इसका समाप्त हुआ ये। और उस समय पर इसके राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है इसके महत्वपूर्ण उस जमाने के अंतिम राष्ट्रपति हुआ करते थे, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, फिर दमित्री मेदवेदेव और बाद में फिर व्लादिमीर पुतिन जो है अब तक सोवियत संघ तो अब नहीं है, रूस है, उसके राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नाम के जो नाम है, इनका मतलब क्या होता है? तो ये मध्य प्रदेश 2024 में पूछा गया एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है ये। तो पेरेस्ट्रोइका जो है ये सोवियत संघ की एक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली के पुनर्गठन और सुधार की एक नीति है, जिसके तहत क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम को। वहीं हम बात करें ग्लासनोस्ट जो है ये क्या है, तो इसका अर्थ होता है खुलापन, यानी कि सोवियत संघ में जीवन के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करना ही जो है उसे कहा जाता है ग्लासनोस्ट। मतलब सीधी सी बात है कि जब हम जनता को बहुत सारी आजादी देते हैं, जनता को बहुत सारी स्वतंत्रता देते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लासनोस्ट के नाम से। और जब हम आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली को फिर से रीएस्टैब्लिश यानी कि पुनर्गठित करते हैं, तो उसे हम पेरेस्ट्रोइका के नाम से जानते हैं। और ये सोवियत संघ के कुछ महत्वपूर्ण टर्म हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लघुत्तरीय, इसी टॉपिक से। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न 2025 में पूछा गया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है सोवियत प्रणाली जो है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी। अब विशेषताओं को लिखना किस पैटर्न में है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एकदम सिंपल स्वीट तरीके से आपको लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, और बहुत अधिक लोड नहीं लेना है। सबसे पहले तो चीज ये, तो प्रणाली की विशेषताओं में सोवियत प्रणाली की धुरी जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि ये जो पूरा मूवमेंट था कम्युनिस्ट पार्टी का मूवमेंट था, बोल्शेविक लोग जो थे, और बाद में जिसने इस प्रकार के संगठन का रूप लिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण हुआ करता था, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही क्या करती थी, कंट्रोल करती थी इस पूरे के पूरे सोवियत यूनियन पर। दूसरी बात करते हैं, सोवियत प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण एवं स्वामित्व हुआ करता था, यानी कि जो संपत्ति थी, जितने भी लोगों की संपत्ति थी, उस पर किसका नियंत्रण होता था, राज्य का नियंत्रण होता था। और राज्य क्या करती थी, उसे डिसाइड करती थी कि उसे किस तरीके से खर्च करना है। राज्य मतलब यहाँ सरकार, गवर्नमेंट। अगली बात करते हैं, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा के संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल भी था, लोहा भी था, उर्वरक भी थे, ये सारी चीजें
यहाँ पर शामिल थे, यानी कि विशाल खनिजों के भंडार या बात करते हैं हम प्राकृतिक संसाधन, यहाँ ऊर्जा के संसाधन थे। वहीं बात करते हैं सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत ज्यादा उन्नत था, यानी कि घरेलू स्तर पर लोकल के लेवल पर बात करते हैं हम, तो वहां पर इनके पास बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिससे लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़िया रहे। पांचवें विशेषता की बात करते हैं तो यह सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं, है ना, क्योंकि पर्याप्त फैक्ट्रीज थी, ऊर्जा के संसाधन थे, लोगों के पास रोजगार के पर्याप्त अवसर थे, इसीलिए किसी तरीके की बेरोजगारी यहाँ पर नहीं देखी गई। ये सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं थी। भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, यानी कि भारत चूंकि सोवियत संघ का एकदम पड़ोसी देश ही माना जाता है, अगर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हटा दिया जाए और पाकिस्तान का पीओके वाला हिस्सा भारत में पूरे तरीके से शामिल हो जाए, यानी कि भारत का बॉर्डर पीओके तक अगर हो जाए, तो फिर मान के चलिए आपके रसिया जो है बिल्कुल भारत के पड़ोस में ही हो जाएगा, बिल्कुल पास में ही। तो बताएंगे हम कि इसके परिणाम क्या हुए जब ये टूट गया। तो भारत शीत युद्ध को रोकने की चाह रखने वाले राष्ट्रों में बात करते हैं हम तो अग्रणी राष्ट्र था। उसे महसूस हुआ कि अब विश्व में शीत युद्ध का दौर और अंतरराष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण एवं संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी, और भारत ने महसूस किया कि अब सैन्य गुटों के गठन की प्रक्रिया रुकेगी, यानी कि सैन्य गुट जो है वो नहीं बनेंगे। हथियारों की दौड़ जो है वो तेज हो गई, है ना, हथियारों की दौड़ जो तेज थी उस वो थमेगी ऐसा भारत को लगा। भारत में सरकार तथा जनता को एक नई अंतरराष्ट्रीय शांति की संभावना दिखाई देने लगी, यानी कि जैसे ही ये विघटन हुआ तो विघटन से भारत ने इतनी सारी चीजों को समझा कि भैया अब जो शीत युद्ध था वो भी समाप्त हो जाएगा। शीत युद्ध के समाप्त होने के साथ साथ बात करें संघर्ष जो है ये समाप्त हो जाएगा, हथियारों की रेस जो थी वो भी समाप्त हो जाएगी, यानी कि जब रसिया जो था, अमेरिका जो था, अमेरिका अपनी तरफ से बहुत सारे हथियार बना रहा था, है ना, और रसिया भी अपनी तरफ से हथियार बना रहा था, दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि किसके हथियार ज्यादा उन्नत होंगे। अंतरिक्ष की दौड़ भी चल रही थी, है ना। बात करें तो अमेरिका जो है, अमेरिका क्या गया, अमेरिका ने भी अंतरिक्ष को लेकर बहुत सारे काम किए और फिर रसिया ने भी काम किए। पहले रसिया ने काम किए, आप लोगों ने सुना होगा यूरी गागरिन का नाम, फिर नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना होगा, अमेरिका के, है ना, एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। तो दोनों लोगों के बीच में रेस चल रही थी, तो भारत को ये लगा कि अब भैया सारी चीजें जो है ये बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगी, भारत के लिए इसके परिणाम ये हुए। अगली बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत ने विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपने मजबूत संबंध स्थापित करने पर काम किया। ठीक है, रसिया जब टूट गया, यानी कि सोवियत संघ जब टूट गया, तो भारत ने ये बात समझी कि भैया अब हमें क्या करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग यानी कि महत्वपूर्ण देश जिसे हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं उसके साथ हमें अपने संबंध बेहतर करने चाहिए। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। रूस भारत की परमाणु योजना ऊर्जा के लिए यानी कि योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि रूस जो है यानी कि जैसे सोवियत संघ कहते हैं कि विघटन के पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करके भारत के हितों की पूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को और अधिक सुधारने का काम किया है, यानी कि अमेरिका के साथ दोस्ती भी बना ली, है ना, उसके साथ रसिया से हथियार भी खरीद लिए, गुट निरपेक्ष भी बना रहा, यानी कि किसी गुट के साथ नहीं गया। तो ये सारी चीजें भारत ने इस विघटन के बाद बहुत सारी चीजों को अचीव करने का काम किया और भारत के लिए यह विघटन अच्छा ही रहा। अगली बात करते हैं शॉक थेरेपी क्या थी। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। अब शॉक थेरेपी जो मैंने आपको बताई थी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वाली, क्वेश्चन ये 2025 में पूछा गया है, शॉक थेरेपी है क्या। तो साम्यवाद के पतन के पश्चात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य तक, है ना, गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोपों के देशों में पूंजीवाद की ओर से संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया जिसे हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि सीधी सी बात है कि पहले हम आपको थोड़ी सी चोट देंगे और फिर आपके ऐसा इलाज करेंगे, यानी कि ऐसा आपका उपचार कर देंगे कि आपको फिर कभी भी किसी भी प्रकार के इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शॉक थेरेपी में आपको बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ जाना, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करना, सुधार करना। अगली बात करते हैं महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, कोई 3 कारण बताइएगा। यानी कि बात करें हम तो महाशक्तियां जैसे बात करें चाइना हो गई, रसिया हो गई, ये जो देश हैं ये छोटे छोटे देशों के साथ सैन्य अपनी संधियां क्यों करके रखते थे, गठबंधन क्यों रखते थे, इसके 3 कारण बताइएगा। तो देखो
सबसे पहले कारण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ यानी कि तत्कालीन महाशक्तियां छोटे देशों को अपने हथियार बेचती थी तथा उनके यहाँ पर अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके सैन्य गतिविधियों का संचालन करती थी। यानी कि सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है प्यारे बच्चों कि अमेरिका और चाइना जो रसिया जैसे देश हैं वो क्या करते थे, छोटे छोटे देशों को क्या करते थे, अपने बाजार बनाते थे, उन देशों को आपस में लड़वाते थे। अब जब लड़ाई होगी तो लड़ाई होने के दौरान दोनों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी, है ना, दोनों मांगेंगे भैया हमें हथियार चाहिए, अब हथियार कौन देगा, तो जिसने लड़वाया है वही हथियार देगा, अमेरिका भी देगा, रसिया भी अपने हथियार देगा, है ना। और क्योंकि शीत युद्ध किसके बीच में चल रहा है, यानी कि बात करें हम तो शीत युद्ध कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रहा है, अमेरिका और रसिया के बीच में, लेकिन जमीन पर कौन लड़ रहे हैं, छोटे छोटे देश लड़ रहे हैं। तो हथियारों की पूर्ति अमेरिका उनको करता था, तो उनको हथियारों के माध्यम से पैसे भी मिलते थे छोटे देशों से। और कभी मान लीजिए जरूरत पड़ती थी कि चाइना के पास जाके या रसिया के पास जाकर हमें अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहिए, तो वो इन्हीं छोटे छोटे देशों को ही टारगेट कर देते कि हमने चूंकि आपकी उस युद्ध में मदद की थी, तो अब आपको हमें अपने क्षेत्र में सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति देनी पड़ेगी ताकि हम रूस के ऊपर नजर रख सकें। और यही चीज रूस भी करती थी कि आप को भी हमें इस तरीके की जगह देनी पड़ेगी ताकि हम अपना सैन्य अड्डा आपके पास में स्थापित कर लें, ताकि हम अमेरिका पर नजर रख सकें। तो ऐसे यही कारणों से ये लोग क्या करते थे, अपने गठबंधन छोटे देशों से बनाते थे। अगली बात, इन दोनों महाशक्तियों को छोटे छोटे देशों से तेल और खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होते थे, है ना। तो कितने बदमाश लोग थे कि इन लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे देशों से खनिज भी निकाल लिया, तेल भी निकाल लिया, ऑयल वगैरह भी निकाल लिया, अपनी सारी जरूरतों की पूर्ति कर ली और छोटे देशों को युद्ध में लड़ाकर रखते थे, जो आप आज के समय मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया जैसे देशों में देख सकते हैं, है ना, चाहे सीरिया हो, है ना, चाहे आपका लीबिया हो, सारे के सारे जॉर्डन हो, सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। और मजा कौन ले रहा है, दूर बैठ के अमेरिका ले रहे, है ना, रसिया ले रहा, चाइना ले रहा, ये सारी चीजें। इसके बाद छोटे देशों में अमेरिका तथा सोवियत संघ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके परस्पर एक दूसरे की गुट की जासूसी किया करते थे। तो ये जो मैंने आपको शुरुआत में पॉइंट बताया ये वहां पर वही लिखा हुआ है। अगली बात करते हैं शॉक थेरेपी के परिणामों को, लिखिए आपको ये बताना है। तो इसके परिणाम क्या हुए, असमानता में वृद्धि हुई, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि समाज में यानी कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा ऊंच नीच जैसी भावनाएं होगी अर्थव्यवस्था को लेकर। तो निजीकरण के कारण पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के अमीर व गरीब लोगों के बीच में असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इस असमानता के बढ़ने के बाद पुराना व्यापारिक ढांचा तो नष्ट हो गया था, लेकिन उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक ढांचा भी नहीं दिया गया। यानी कि आपने ये थेरेपी तो दी, लेकिन आपने उस थेरेपी के माध्यम से हमारे पुराने सिस्टम को पूरे तरीके से खत्म कर दिया और कोई नया सिस्टम भी दिया नहीं जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को बाउंस बैक कर सके। शॉक थेरेपी से भूतपूर्व सोवियत संघ के खेमे के देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लोगों को बेहतर जीवन की अपेक्षा बर्बादी का सामना करना पड़ा। तो पहला परिणाम तो ये हुआ, समानता में वृद्धि। आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया गया, तो आर्थिक परिवर्तन पर ही अधिक ध्यान दिया गया, जबकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सही निर्माण नहीं हो सका, जिस वजह से कहीं संसद शक्तिहीन रही तो कहीं राष्ट्रपति बहुत अधिक सत्तावादी हो गए। इन देशों में संविधान निर्माण भी सही तरह से नहीं हो सका, यानी कि सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया, इस वजह से सारी की सारी चीजें जो है ये ध्वस्त हो गई और ये इस कॉन्सेप्ट जो है ये फेल हो गया। आखिरी बात, गरीबी का प्रसार हुआ। तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ में गरीबी का प्रसार होने लगा। पहले लोगों को रियायती दरों पर वस्तुएं मिल जाती थी, यानी कि बहुत आसान दरों पर कम पैसे में चीजें मिल जाती थी। उसके बाद अब वस्तुओं की कीमत बाजार के आकार पर निश्चित होती थी, तो पहले से अधिक थी। अब बात करते हैं रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई, जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था कि रूबल में गिरावट आ गई थी। कैसे, तो शॉक थेरेपी के माध्यम से रूसी रूबल में क्या हो गई, मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी भी जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब आप क्लासरूम में हमें मिलेंगे तो मैं आपको शॉक थेरेपी के बारे में एकदम डिटेल में बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है सोवियत प्रणाली क्या थी, इसके बारे में लिखिए। तो सोवियत प्रणाली में आपको छोटा डिटेल शुरुआत में बता चुका हूं, 2025 में ये एग्जाम आया था, लघुत्तरीय प्रकार का प्रश्न है ये। यहाँ पर ध्यान रखना 1917 की समाजवादी क्रांति, यानी कि जैसे रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस अस्तित्व में आया। समाजवादी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में प्रारंभ हुई थी, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में इसको शुरू किया गया था। और समाजवादी क्रांति में व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करके समाज को समानता के सिद्धांत पर लड़ने का एक बड़ा प्रयास बनाया गया। सोवियत प्रणाली में राज्यता पार्टी की संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। इसके बाद सोवियत प्रणाली की आधारशिला वहां की राजनीतिक पार्टी,
कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, जिसके नेता शुरुआत में मैंने आपको बताए थे कौन थे, है ना, जिसके नेता कौन थे, लेनिन थे। इसके बाद जिसने सोवियत प्रणाली में पूंजीवादी व्यवस्था को पनपने नहीं दिया। जाहिर सी बात है, पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है कि जब पैसा जो है वो कुछ क्षेत्रों तक केंद्रित हो जाए, यानी कि पैसे को ध्यान में रखकर ही काम किया जाए, वो होती है पूंजीवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था या जिसे हम बात करते हैं सोवियत व्यवस्था उसे कहते हैं जहां पर उत्पादन के जितने भी संसाधन होते हैं उन सारे संसाधनों पर सभी लोगों का अधिकार होता है, यानी कि वहां पर मजदूर भी मालिक है और मालिक जो है वो मजदूर है, यानी कि किसी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, लोगों का अधिकार होता है, वो है आपकी क्या, साम्यवादी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सोवियत प्रणाली को मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है, 2025 में ये प्रश्न आया। अगली बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र। अब इस केंद्र वाले टॉपिक में हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में, इसमें क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, यानी कि अगर हम जब कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं, जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, है ना, ये जो छोटे छोटे संगठन है, इन संगठनों को बनाने के पीछे का कारण क्या होता है। देखो, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया गया है और 2025 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो देखो आप, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य होता है कि अपने अपने इलाके में चलने वाली जो भी ऐतिहासिक दुश्मनी है उनको भुला देना और दुनिया के कल्याण के लिए, अपने लोगों के कल्याण के लिए एक बार एक साथ आ जाना। तो साथ साथ जो भी कमजोरियां या कठिनाई क्षेत्रीय देशों के सामने आए उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर उनका समाधान ढूंढना और लोगों की जिंदगी को आसान बनाना, हमारे देश के लिए विकास के रास्ते खोलना ही क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात यहाँ पर हम करते हैं, अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। अब यूरोपीय यूनियन के बारे में आपको मैंने बताया था, जहां पर यूरो नाम की मुद्रा चलती है ना, ऑब्जेक्टिव जब अपन ने किए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसे एक ताकतवर संगठन बनाती है। देखो, तो यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी और यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी खुद की मुद्रा है जिसे हम यूरो कहते हैं। यूरोपीय देशों की अपनी मुद्रा जिसे यूरो कहते हैं और यूरोपीय संघ में निरंतर नए सदस्यों का समावेश होता रहता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यूरोपीय संघ कितना शक्तिशाली है। इसके पास परमाणु हथियार भी है, ठीक है, यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी है और सभी चीजें यूरोपीय संघ को एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो इसके पास हथियार है बहुत सारे, परमाणु शक्ति से संपन्न है जो एक बहुत बड़ी ताकत है, और यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी है, इसलिए इसे एक ताकतवर क्षेत्रीय संगठन हम देखते हैं। अगली बात करें यूरोपीय संघ की कोई 3 विशेषताओं के बारे में हमें बताना है कि 3 विशेषताएं कौन सी है यूरोपीय संघ की। पहली विशेषता है कि दीर्घकालिक समयावधि में निर्मित यूरोपीय संगठन ने या संघ ने आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से परिवर्तित होकर राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया, ठीक है, राजनीतिक स्वरूप धारण करने का काम इसने किया है। इसके बावजूद यूरोपीय संघ का स्वयं का झंडा, गीत और मुद्रा है, तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त विदेश एवं सुरक्षा नीति जो है बनाई गई है, यानी कि इसकी खुद की नीति है। सोवियत गुट से अलग हुए नए देशों को स्वयं के साथ मिलाने का भरसक प्रयास इसने किया है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि खुद की विशेष और विदेश और सुरक्षा नीति इसकी मौजूद है, किसकी, यूरोपीय संघ की। जहां इसका सदस्य देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ध्यान रखें, वहीं यूरोपीय संघ के अनेक सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में भी शामिल है, यानी कि जो 5 मेंबर परमानेंट होते हैं स्थायी सुरक्षा परिषद में, उसमें भी इसका एक देश है फ्रांस। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उन अस्थायी सदस्यों में भी यूरोप के बहुत सारे देश हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में सम्मिलित हैं। इस तथ्य के कारण यह अमेरिका सहित सभी देशों की नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम संगठन है। तो ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं जी। चलिए अगली बात करते हैं अपन यहां पर, अगली बात करते हैं अपन यहां पर विशेषताओं में। अब आता है हमारा अगला प्रश्न कि चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारणों को हमें बताना है। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है, लघुत्तरीय प्रकार का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें हम देखते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि चीनी अर्थव्यवस्था जो है एक प्रकार की समाजवादी और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसी कारण से इसका उत्थान बहुत तेजी से हुआ, यानी कि इसने बाजार को टारगेट किया और पूंजी पर फोकस करके इसने अपने आप को मजबूत करने का काम किया।
निर्यात में जबरदस्त इजाफा होने से और सरकार द्वारा विदेशी निवेश बढ़ाने से इसको ताकत मिली, यानी कि इसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। इसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण निर्यात द्वारा संचालित होने वाली अर्थव्यवस्था है, यानी कि अपने यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाना, वस्तुओं को बनाना और दूसरे देशों में निर्यात करने पर इसका फोकस रहता है। आज अगर आप भारत में देखेंगे तो आप सुई से लेकर और बड़ी-बड़ी चीज, कार, घोड़ा गाड़ी, सब चीजों को देखेंगे आप तो उस पर लिखा रहता है मेड इन चाइना। और मेड इन चाइना ने ये जो पॉलिसी है, यानी कि मेड इन चाइना की ये जो पॉलिसी है, ये यूं ही नहीं बनी। इस पॉलिसी को बनाने में चाइना ने बहुत मेहनत की है, विनिर्माण उद्योग को अपने ताकतवर बनाया जिससे दुनिया भर में चाइना की वस्तुओं का निर्यात किया जा सके। हम लोग दिवाली मनाते हैं, दिवाली मनाने के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी सीरीज रहती हैं, लाइट वगैरह, ये सारी कहाँ से आती हैं? चाइना से आती हैं। तो चाइना ऑपरेटेड होती है, इसलिए वो सस्ती भी होती है। तो निर्यात में इसने अपना हाथ बहुत मजबूत किया, इसीलिए भी हम बात करते हैं इसे, इसके उत्थान के कारणों में से हम जानते हैं। आसियान संगठन के क्या उद्देश्य है? आसियान नाम का आपने संगठन सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन नाम का ये संगठन है। इस संगठन के उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना, यानी कि कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ना जिसमें आप सहायता ना करें। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए प्रयास करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा सामूहिक सहयोग से विभिन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढना इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, सामूहिक सहयोग यानी कि सबके सहयोग के साथ। अगली बात, इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना ताकि सभी देशों के बीच में व्यापार को आपस में बढ़ावा मिल सके, ये इसके उद्देश्यों में हम इसको शामिल करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि भारत पर 1962 के चीन द्वारा किए गए आक्रमण के प्रमुख परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ये लघुत्तरीय प्रश्न है और ये प्रश्न एमपी के परीक्षा में 2024 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि इस युद्ध में 1962 का जो युद्ध हुआ था, इसके आक्रमण के परिणाम क्या हुए। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत कठिन कठिन परिस्थितियों में ये लड़ाई हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के रक्षा मंत्री कौन हुआ करते थे उस जमाने में? तो कृष्ण मेनन साहब, बीपी कृष्ण मेनन जी जो है ये रक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो याद रखना कि भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे इसके कारण, और भारत के भूभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया, जिसे हम आज के समय अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ ही भारत के अंतरराष्ट्रीय छवि एवं गुटनिरपेक्ष नीति आहत हुई, और साथ में भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ। और साथ में ही इस युद्ध के पश्चात क्या होता है, 4 साल के, लगभग 3 साल के बाद ही पाकिस्तान के साथ भी भारत का युद्ध होता है 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और चीन विवाद के 3 कारणों को हमें बताना है, और ये मध्य प्रदेश 2025 में ये परीक्षा पूछा गया है। ठीक है, तो विवाद का जो कारण है उन पर अपने को बात करनी है, 3 कारण बताने हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो कौन सा है? वो है सीमा विवाद का कारण। क्लियर है? कौन सा कारण है? सीमा विवाद, यानी कि बॉर्डर को लेकर बहुत सारे विवाद जो है भारत और चाइना के बीच। तो चीन ने कुछ ऐसे नक्शे छापे जिनमें भारतीय भूभाग पर चीन का दावा किया गया। यहीं से सर्वप्रथम दोनों देशों के मध्य में सीमा विवाद उत्पन्न हो गया, और चीन ने पाकिस्तान के साथ संधि करके कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने अधीन कर लिया, जिससे तथाकथित पाकिस्तान द्वारा हथियार जो है वो कश्मीर का हिस्सा माना जाता था, और हथियार गए कश्मीर का हिस्सा माना जाता था उसे चाइना को सौंप दिया पाकिस्तान ने। चीन भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है, और 1962 के भारत चीन युद्ध के समय चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिससे चीन अपने क्षेत्र में बताता है। तो ये सीमा विवाद तो ठीक है, जानते ही आप। दूसरा है आपका मैकमोहन रेखा वाला विवाद। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करने का काम करती है, और इस रेखा को 1914 में भारत, चीन एवं तिब्बत ने मिलकर सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। लेकिन चाइना कभी भी मैकमोहन रेखा को भारत और चाइना के बीच का बॉर्डर नहीं स्वीकार उसने किया, इसी वजह से भी उसने ये युद्ध किया। इसके बाद बात करते हैं हम 1956 के पश्चात चीन ने इस सीमा रेखा पर अपनी आपत्ति को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उसको बता दिया कि हम इस वाली रेखा को बॉर्डर नहीं मानते। तीसरी जो है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का मुद्दा, यानी कि 1959 के लगभग तिब्बत से
धर्मगुरु जिनका नाम था दलाई लामा, जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रतिनिधि इस दुनिया में माने जाते हैं, उनको मारने की साजिश जब चाइना ने की, तो उन्होंने अपनी जान बचाकर वो भारत की ओर भागे और भारत ने उनको, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में उनको शरण दी। और शरण कहां पर दी? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनको शरण दी। इसको चाइना ने माना कि जो आपने पंचशील समझौता हमारे साथ में किया था, उस पंचशील समझौते का ये उल्लंघन है, इसीलिए हम आपके क्षेत्र पर अटैक करते हैं। तो वो गुस्साया हुआ तो पहले से ही था, है ना, उसे भारत के क्षेत्र चाहिए थे, तो उसे एक ये बहाना मिल गया और इसी बहाने के बाद उसने भारत पर अटैक कर दिया। अब बात करते हैं हम समकालीन दक्षिण एशिया से संबंधित टॉपिक की, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो यहां पर अब हम समकालीन दक्षिण एशिया से संबंधित टॉपिक को देखते हैं और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा उनको देखते हैं। तो यहां पर सार्क सदस्य देश के नाम आपको बताने हैं, यानी कि जो सार्क नाम का संगठन है उसके देशों के बारे में पूछा गया, उसके मेंबर कितने हैं। टोटल अगर हम सार्क के मेंबर्स की बात करें तो इसमें लगभग 8 मेंबर हैं। पहले इसमें 7 मेंबर थे, बाद में 2007 के लगभग अफगानिस्तान नाम के मेंबर को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो अब इसमें मेंबर की संख्या कितनी हो? 8। तो इसमें आप देखेंगे तो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान जैसे जो देश है, यहाँ पर इसके मेंबर हुआ करते हैं। कौन सा संगठन है? सार्क। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आपको याद रखना है, ये है काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है और उसे इसका महासचिव का कार्यालय माना जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आपका अति लघु उत्तरीय एक और प्रश्न। भारत एवं नेपाल के मध्य में कौन सी संधि है? भारत और नेपाल के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो भारत और नेपाल के मध्य शांति एवं मैत्री संधि 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। और ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी जिससे एक दोनों देशों के बीच में शांति और सहयोग स्थापित हो सके। अगला प्रश्न आपका यहां पर है कि शिमला समझौता किसे कहते हैं? शिमला समझौता, शिमला समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 1971 का जब युद्ध हुआ था और जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम के देश का दर्जा दिया था, उसी के पश्चात ये समझौता हुआ था 1972 में। क्लियर है? कब हुआ था? 1972 में हुआ था, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। और इसमें भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने एक एक तरफ जो सैनिकों को बंदी बनाया था, उन सारे सैनिकों को छोड़ने का काम किया था। अगला प्रश्न यहां पर है कि भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने हैं। अब देखो, पड़ोसी देश तो भारत के आसपास बहुत सारे हैं, जैसे यहां से स्टार्ट हम करते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, चाइना के बाद यहां पर भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश। तो ये सारे ऐसे देश मैंने आपको बताए हैं जो भारत से बॉर्डर को शेयर करते हैं, यानी कि स्थलीय बॉर्डर को शेयर करते हैं। लेकिन साथ में ही आप अगर देखेंगे तो श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश ही है ना, श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है। और उसके अलावा समुद्री सीमाओं में अगर आप देखेंगे तो उस तरफ थाईलैंड, मलेशिया, ये सारे देश इस तरफ। तो नाम अगर हमें लिखने हैं 4 पड़ोसी देशों के, तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान जैसे देश। चलिए अगला प्रश्न आता है अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला, कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में तनाव के महत्वपूर्ण कारण कौन से थे? मध्य प्रदेश 2024 में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, बताना है हमको। देखते हैं हम इस आंसर को किस तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो भारत बांग्लादेश के मध्य में तनाव के प्रमुख कारण क्या है? तो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में जो भी सरकारें बनी, उनका भारत के प्रति जो रुख रहा है वो हमेशा कठोर रहा है। ठीक है, मुजीबुर रहमान को मार दिया गया था। इसके बाद इन शासकों ने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नीतियां अपनाई, जबकि भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में बहुत अधिक योगदान दिया था और यहां तक कि युद्ध तक लड़ लिया था इसके कारण से। फिर भी देखो आप, भारत के पक्ष में इसने कभी भी कोई काम नहीं किया। भारत एवं बांग्लादेश में तनाव के कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है फरक्का बांध का विवाद। तो एक अंग्रेज इंजीनियर ने भारत सरकार को सुझाव दिया था कि यदि कलकत्ता बंदरगाह को नष्ट होने से बचाना है तो मुर्शिदाबाद नाम के स्थान पर एक बांध बनाया जाए। 1951 में इस बांध के निर्माण की योजना रखी गई और बाद में बांध का निर्माण कर दिया गया। बांग्लादेश जब अस्तित्व में, यानी कि जब बांग्लादेश को बनाया गया, तो बांग्लादेश ने क्या किया? अपने इस बांध पर आपत्ति की और कहा इस बांध के कारण बांग्लादेश की वादियों में पानी की कमी हो जाएगी। यानी उसने ये कह दिया कि आपने ये जो बांध बनाया था अंग्रेजों के जमाने में, इस बांध की वजह से आप पानी रोक देते हो और पानी रोक हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है? सूखा हो जाता है, यानी कि हमारी वादियों में पानी की कमी हो जाती है। तो सन 1976 में मौलाना भापानी ने
घोषणा की कि वह अपने समर्थकों के साथ भारतीय सीमा में प्रवेश करके बांध को तोड़ देंगे। तो भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया और बांग्लादेश की सरकार के प्रतिबंध के कारण भाबानी का यह अभियान स्थगित हो गया और दोनों देशों के मध्य में संबंधों में क्या आ गई, कड़वाहट आ गई। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप बांध को तोड़ने की अनुमति दे देते तो हमारा आपसे साथ संबंध जो है बढ़िया रहता, लेकिन हमने बांध को तोड़ने की अनुमति नहीं दी और आपके आपके उस आंदोलन को खत्म कर दिया, इसलिए हमारे साथ चीजें बिगड़ गई। अगली बात, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते थे, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे थे, इसी कारण से इस कारण काफी संख्या में हिंदू जो है ये बांग्लादेश छोड़ छोड़कर भारत में घुस रहे थे। अब भारत ने चिंता व्यक्त की, बांग्लादेश से कहा कि भैया आपने अगर हिंदू अल्पसंख्यकों को अपने यहाँ पर रखा है तो उनकी सुरक्षा करिए, नहीं तो फिर हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो जयप्रकाश नारायण ने बांग्लादेश सरकार से अपील की कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोके। बांग्लादेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया, फिर भी अत्याचार बंद नहीं हुए, जो आज भी चल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा शेख हसीना के तो वहां से बांग्लादेश से जाने के बाद हिंदुओं का बांग्लादेश में क्या हाल है आप सभी लोग जानते हैं, न्यूज वगैरह देखते होंगे तो पता होगा आपको। परिणाम था दोनों देशों में तनाव जो है ये बना रहा। तीसरा कारण है न्यूमूर विवाद। 1974 में बंगाल की खाड़ी में नए प्रकट हुई द्वीप भारत के निकट होने के कारण भारत ने इस द्वीप पर अपना अधिकार जता दिया। अब जाहिर सी बात है, भारत की सीमा के पास में होगा तो भारत खुद ही कहेगा कि ये हमारे क्षेत्र का है। लेकिन बांग्लादेश ने भी इस पर अपना दावा जताने लगा और उसके सैनिक जहाज जो है द्वीप के आसपास गश्त लगाने लगे, तो भारत ने अपनी सुरक्षा गश्ती दलों को द्वीप में उतारकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया और बांग्लादेश जो है बेहद नाराज हो गया कि हमारी एक भी चाल इस पर काम नहीं कर रही और भारत हमें हर एक मामले में शिकस्त देने का काम करता है। आखिरी में अक्टूबर 1977 में बांग्लादेश में राष्ट्रपति जियाउर रहमान का तख्ता पलटने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। वहां की सरकार ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र के पीछे भारत सरकार का हाथ है। अगर भारत सरकार का हाथ होता तो षड्यंत्र हो ही जाता, यानी कि सत्ता पलट ही जाती, लेकिन अगर भारत का हाथ नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी सत्ता बच गई। भारत सरकार ने इसका विरोध व्यक्त किया, परिणाम स्वरूप दिल्ली स्थित राजदूत ने क्षमा मांगी, परंतु दोनों देशों में तनाव बना रहा। पांचवा कारण है, जब भारत ने अपनी सीमा पर आसाम में कांटेदार तार लगाने का काम किया तो बांग्लादेश के सैनिकों ने गोलाबारी की, इससे दोनों देशों में तनाव उत्पन्न हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। चलिए अगली बात, अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? ये एनसीईआरटी का प्रश्न है सीधा सीधा, और ये प्रश्न आपके सामने बन सकता है। देखो, तो बांग्लादेश की 17 से 13 मिलियन की आबादी में 74% के लगभग जो है सिंघली लोग हैं। सिंघली मतलब वहां के मूल निवासी जो श्रीलंका के रहने वाले। लेकिन इस 13% श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं, 6% भारतीय मूल के तमिल रहते हैं और शेष अन्य लोग रहते हैं। तमिल धर्म से हिंदू कहलाते हैं और सिंघली जो लोग हैं वो बौद्ध कहलाते हैं। तमिल लोगों ने श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले पर कब्जा कर रखा है। अनेक कारणों से तमिलों में असुरक्षा, अविश्वास और आतंक की भावना विद्यमान रही है। किन लोगों से विद्यमान रही है? तमिल लोगों से रही है। तमिलों का एक और संगठन तुल्फ नाम का जो है वो स्वायत्तता की मांग कर रहा है कि जाफना वाले क्षेत्र जो है कि हमें मिल जाए। इसलिए यह संगठन श्रीलंका को विभाजित नहीं करना चाहता, परंतु यह तमिलों के लिए एक स्वतंत्र देश के नागरिकों की तरह जीवन व्यतीत करने का अधिकार जो है ये पाना चाहता है। यही मुद्दा तमिल आंदोलन का मुख्य आधार बना और इसी आंदोलन के कारण आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा कि राजीव गांधी की हत्या भी हो जाती है। उसको लेकर एक मूवी भी बनी, आप लोगों ने अगर देखी हो, मद्रास कैफे नाम की मूवी, जिसमें इस राजीव गांधी के हत्याकांड को पूरे तरीके से दिखाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को हमें लिखना है। दक्षिण एशिया की किसी 4 विशेषताओं को हमें लिखना है। तो दक्षिण एशिया एशिया का एक भाग है जिसे भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। तो विशेषताएं क्या है यहाँ पर? पहले तो देख लो कि देश कौन कौन से इसमें, तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, आपका भारत है, नेपाल है ना, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, सारे। तो दक्षिण एशिया यहाँ पर सद्भाव, शत्रुता और आशा निराशा, पारस्परिक शंका, विश्वास के साथ रहते हैं। सारी चीजें होती रहती हैं। दक्षिण एशिया की भौतिक विशेषताओं में पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय, हिंदू कुश, काराकोरम, और भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, छोटा नागपुर जैसे पठार शामिल हैं। कुछ पहाड़ियां शामिल हैं। दक्षिण एशिया में कई प्रचलित धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध ये लोग लोकप्रिय हैं और दक्षिण एशिया की राजनीति, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों का क्षेत्र है। बहुत सारे परिवर्तन यहाँ समय समय पर होते रहते हैं। ठीक है, चलिए जी अब बढ़ते अपन आगे और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है,
कि दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान को हमें समझाना है कि सार्क देशों का क्या योगदान रहा है। सार्क देशों मैंने आपको नाम बताए थे, कौन-कौन से नाम बताए थे? तो सबसे पहले बताया था मालदीव, मालदीव के बाद बताया था आपको बात करें भूटान, भूटान के बाद हम बात करते हैं अगला जो देश आता है महत्वपूर्ण भूटान के बाद, तो वो आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आता है आपका श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आता है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल जैसे देश इसमें शामिल होते हैं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या सार्क जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसके अंतर्गत कुल जनसंख्या दुनिया भर की जो है वो आती है लगभग 22%। इसके सदस्य देशों में ये सारे देश जो मैंने नाम बताया आपको, दक्षिण एशिया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अर्थव्यवस्था, संसाधनों की दृष्टि से संचालन और जल संसाधन प्रचुर मात्रा में यहाँ पर है। आपको ये सारी चीजें लिख देनी है, इसलिए विकास की संभावना यहाँ पर बहुत अधिक है। साथ ही यह क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद, राजनीतिक और अशांति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत सारे डिस्प्यूट यहाँ पर है इस क्षेत्र में। वैश्वीकरण के दौर में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं। अब आता है हमारा, बात करते हैं, तो अगर सार्क देश अपने प्रत्येक सदस्य देश को आर्थिक मदद करते हैं तो गरीबी और निरक्षरता को आसानी से कम किया जा सकता है, लेकिन ये तब होगा जब सारे के सारे देश एक दूसरे को अपना सहयोग देंगे। लेकिन अगर ये होगा तो इस प्रकार की चीजें पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही अतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास तभी होगा जब वैश्वीकरण और क्षेत्रीय मदद एक साथ एक छत के नीचे आ जाए। चलिए अगली बात करते हैं, ताशकंद समझौता और शिमला समझौते को समझाइए। देखो ताशकंद समझौते का संबंध किससे है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 में युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद समझौता हुआ जो, उसे हम कहते हैं ताशकंद समझौता। 1966 में जनवरी के महीने में हुआ था। वहीं जब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश की आजादी को लेकर 1971 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते के लिए जो समझौता हुआ था उसे हम कहते हैं शिमला समझौता, जो 1972 में हुआ। तो देखो आप यहाँ पर इस समझौते के, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ताशकंद समझौते की, तो 10 जनवरी 1966 को यह हुआ था और इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। कौन कौन से? तो दोनों पक्ष यानी कि भारत और पाकिस्तान आपस में अच्छे पड़ोसी के संबंध विकसित करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध और आर्थिक व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा और ऐसा प्रयास दोनों दोनों देश करेंगे। वहीं शिमला समझौता क्या है? वो है 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के निम्नलिखित प्रावधान में दोनों देशों की सरकारों ने तय किया कि दोनों देश परस्पर संघर्ष को समाप्त करते हैं, जिससे दोनों देशों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हुई थी। तो ये कटुता कैसे समाप्त होगी? तो कटुता समाप्त करने के पीछे का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भैया शांति समझौता करो और कटुता को समाप्त करो। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक एवं आर्थिक मामलों में सहयोग जल्द से जल्द प्रारंभ होंगे। और तीसरा है, दोनों देशों के मध्य विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ाया जाएगा। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित हम पहले भी बीच बीच में बात कर चुके हैं। आपसे सार्क के बारे में मैंने आपसे बात की, यूरोपीय यूनियन के बारे में आपसे बात की। अब मैं आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में यहाँ पर बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ क्या है? सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव है। इस कथन की को सत्यापित करें। एनसीईआरटी में पूछा गया एक बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको बताना है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने का मतलब सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव करना है? तो यहाँ कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, अर्थात सुरक्षा परिषद में ही अधिकांश सुधारों की बात की जाती है। यानी कि कहा गया है कि अगर आपको यूएनओ में बदलाव करना है तो आप कहीं बदलाव मत करो, सिर्फ सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव कर दो, उसके मेंबर्स में की संख्या में बढ़ोतरी कर दो, कुछ और मूलभूत बदलाव कर दो, तो ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक बेहतर संगठन बनके उभर कर आएगा। तो यहाँ ये सुरक्षा परिषद में ही अधिकांश सुधारों की बात की जाती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों जैसे महासभा में सभी सदस्य राज्यों के समान अधिकार है, परंतु सुरक्षा परिषद में सभी राज्यों को या राष्ट्रों को समान अधिकार नहीं है। जैसे 5 जो देश है उनको वीटो की शक्ति यानी कि निषेधाधिकार है, बल्कि 5 स्थायी देशों को सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में बदलाव को ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के रूप में कहा जाता है। अब आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का आपको वर्णन करना है। 2024 में मध्य प्रदेश में पूछा गया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगों में बात करते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी महासभा। ठीक है, महासभा। महासभा के कार्य क्या होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना, सुरक्षा परिषद एवं अन्य संस्थाओं संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, न्यास परिषद पर निरीक्षण रखना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक और
सांस्कृतिक शिक्षा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जांच पड़ताल करवाना तथा इससे संबंधित सिफारिशें करवाना, प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा और धर्म के मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता देना। दूसरा जो संगठन है वो यानी कि दूसरा जो अंग है उसे कहते हैं सुरक्षा परिषद, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? तो इसके 5 स्थायी सदस्य मैंने आपको पहले बता दिए, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो इनका एक-एक वोट होता है ना? स्थायी सदस्य नहीं बल्कि अस्थायी सदस्य। न्यास परिषद जो है इसके 12 सदस्य होते हैं, इसमें 4 प्रबंधकर्ता देश हैं, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और 5 निर्वाचित सदस्य जो है इसमें होते हैं। प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है और परिषद के कार्य क्या होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में प्रावधान है कि उन प्रदेशों में जहां अभी पूर्ण स्वायत्त शासन जो है नहीं है, वहां पर उनके निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था जो है वो कायम की जाए और अलग-अलग न्यास समझौते के अनुसार इनको संयुक्त राष्ट्र शासन के अधीन रखा जाए। इन प्रदेशों को न्याय संगत प्रदेश कहते हैं। अगला संगठन है आपका सचिवालय, जिसकी जो मुख्य प्रशासनिक बात करते हैं, मुख्य प्रशासनिक संगठन होता है जिसमें महासचिव नाम के व्यक्ति जो है ये बैठते हैं। इसके बाद होता है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसमें महासभा के अधीन ये अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी सारे के सारे कामों को करने वाला ये महत्वपूर्ण संगठन होता है। आखिरी में आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो 3 अप्रैल 1940 को नीदरलैंड के द हेग में बना था और इसका काम क्या है? दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद पैदा होता है तो उस विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुलझाने का काम होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। और भारत के एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह, वो वहां पर न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हो चुके थे। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के काम कौन कौन से? स्वास्थ्य संगठन में मतलब स्वास्थ्य लगा है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित के काम होंगे। जैसे WHO जो है, इसके कामों को देखें तो उसके पहले आपको याद रखना है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम और अनजान बीमारियों की रोकथाम और पहचान के लिए इस प्रकार के संगठन को बनाया गया था। कब? 7 अप्रैल 1948 को। जिसके काम कौन कौन से हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम जो है विभिन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु जागरूकता करना, विभिन्न स्वास्थ्य संगठन के द्वारा टीकों और औषधियों हेतु अंतरराष्ट्रीय मापदंडों को निर्धारित करना, साथ में ही बात करें विश्व स्तर पर सार्वजनिक औषधियों हेतु अंतरराष्ट्रीय मापदंड बनाना और विश्व स्तर पर सेवा में सक्रिय लोगों को प्रशिक्षण देने का काम जो है वो किसका है? आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का होता है। ठीक है, जिसे हम WHO के नाम से दोस्तों जानते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन। हाँ, चौथा काम जो है यहाँ पर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सिर्फ लोगों का उन्मूलन नहीं करता बल्कि उनके ये जो है पूरे तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना होता है। ठीक है, प्रोत्साहन देना होता है पूरे तरीके से। 5वें नंबर के काम में अगर हम देखें तो सदस्य राष्ट्रों को परामर्श देना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों को क्या करता है? स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर परामर्श देने का काम करता है। वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रेखांकित करने का काम और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम भी ये करता है। इसका महत्वपूर्ण रोल आपको कब देखने को मिला होगा? तो जब आप लोगों ने कोविड महामारी के बारे में सुना होगा, तो कोविड महामारी के समय WHO अपनी अपनी गाइडलाइन जो है जो समय पर जारी करता था और उन गाइडलाइन के माध्यम से दुनिया भर के देश जो है अपनी रणनीतियों को बनाते थे कि हमें आगे किस प्रकार के प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगली बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देना। विभिन्न देशों खास करके सदस्य देशों में स्वास्थ्य संबंधी आधुनिक तकनीकी सहायता प्रदान करना। WHO कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्रदान करता है। WHO जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय जितने भी देशों में होते हैं और अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके कोई 4 काम हमें यहाँ पर बताने हैं। 4 काम। पहला काम है अंतरराष्ट्रीय संगठन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन के आपको कोई 4 काम बताने हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन एक देश का धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, खेलकूद, राजनीति आदि क्षेत्रों से संबंधित विकास करने का काम करती है। यानी कि हर एक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होता है वो उस देश का और उसके आसपास के देशों का क्या करता है? विकास करने का काम करता है। दूसरा क्या है कि विश्व शांति स्थापित करने का काम भी इसका होता है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में मदद करता है। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो वैश्विक महामारियों से देश को सुरक्षा देने का काम करते हैं, जिससे राष्ट्र की जनता को महामारियों और बीमारियों से बचाया जा सके। वहीं हम बात करते हैं आगे
आगे बात करते हैं, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा की, मानव अधिकारों की, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा जैसे काम भी जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन से होते हैं। तो ये जो हमने अभी इतने सारे प्रश्नों को पढ़ा है, इन सारे के सारे प्रश्नों से संबंधित आपको जो पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ इतने प्रश्न नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न जो आपको इस पूरी कंप्लीट स्लाइड में मिलेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उनको आप जरूर एक बार पढ़िएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 काम बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हमें 4 काम पढ़ने हैं। मध्य प्रदेश 2023 में पूछा गया ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके काम बताने हैं, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 काम बताने हैं। तो युद्ध को रोककर विश्व में शांति स्थापित करना इसका एक महत्वपूर्ण काम है, जिससे विभिन्न प्रकार के देशों के बीच में बेहतर संबंध बने रहे। गैर राजनीतिक कामों में जैसे स्वास्थ्य संबंधी काम, आर्थिक सहयोग के लिए प्रयास करना, स्त्री और बच्चों के शोषण को रोकना, वहीं शरणार्थियों की समस्या को हल करना, विभिन्न देशों की सभ्यता संस्कृति के आदान प्रदान के माध्यम से विश्व संस्कृति की स्थापना करना, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीली वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना करना जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ महत्वपूर्ण काम है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पर समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये हमारा अगला टॉपिक है और इसके भी कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सुरक्षा का मतलब क्या होता है ना। सुरक्षा का मतलब तो गंभीर खतरों से आजादी पाना, गंभीर खतरों को रोकने का उपाय करना ही क्या है, सुरक्षा है, जिससे हमारा केंद्रीय मूल्य सुरक्षित रहे। और इतना बढ़िया प्रश्न जो है ये मध्य प्रदेश 2024 की परीक्षा में पूछा गया एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं अपन यहाँ पर कि वे कौन सी महामारियां हैं जो आप्रवास व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, तो बताना है अपने को। आप्रवास व्यवसाय यानी कि जब आप किसी स्थान पर रुककर व्यापार नहीं करते, भटकते रहते हैं, पर्यटन करते हैं, उसके माध्यम से ये बीमारियां जो फैलती हैं वो बतानी है आपको। तो HIV एड्स है, इबोला वायरस है, हेंटा वायरस है, हेपेटाइटिस सी है, टीबी है, मलेरिया है, डेंगू बुखार, हैजा, कोविड-19, हेड कफ जैसी जो महामारियां हैं, ये इस प्रकार से फैलने वाली महत्वपूर्ण महामारियां इन्हें माना जाता है। ये प्रश्न भी आपका 2022 में पूछा गया था सुरक्षा से संबंधित। अगला प्रश्न है BWC और CWC क्या है। तो BWC का मतलब होता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी कि जैविक हथियार संधि, और CWC मतलब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी कि रासायनिक हथियार संधि। यानी कि आप कुछ नियम कायदों के तहत ही जैविक हथियारों का प्रयोग करेंगे, रासायनिक हथियारों का प्रयोग करेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने में उन हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये एक संधि है और ये प्रश्न मध्य प्रदेश 2022 और 2025 के एग्जाम में पूछा गया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है मानव अधिकार क्या होते हैं। तो मानव अधिकारों का अर्थ होता है कि अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास करना ही क्या है, मानव अधिकार होते हैं, जो व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। वहीं जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों को व्यक्ति के जन्म के साथ प्राप्त नहीं होते, वो व्यक्ति को उस देश के संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं मौलिक अधिकार, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जहां मानव अधिकार की बात करते हैं तो ये जन्मजात होते हैं यानी कि व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न 2025 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली बात करते हैं सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो रूप लिखिए। तो सुरक्षा के रूप कितने होते हैं, तो एक होती है आंतरिक सुरक्षा जो हम अपने देश के भीतर करते हैं, अपने घर के भीतर करते हैं, और दूसरी होती है बाहरी सुरक्षा यानी कि जो हम विदेशी लोगों से अपने देश की सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर को बचाते हैं, सीमाओं को बचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाहरी सुरक्षा के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय सुरक्षा नीति के दो घटकों को लिखिए। तो यहाँ पर भारतीय सुरक्षा नीति में सैनिक क्षमता को मजबूत करना एक नीति है, और दूसरा है कि अपने सुरक्षा हितों को बचाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को बहुत अधिक मजबूत करना है। ये इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि मानव अधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है।
अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं यानी कि मानव अधिकार होते हैं उनके कितने प्रकार यानी कि कितने तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। तो पहला है आपका 3 भागों में बाँटा गया यानी कि 3 श्रेणियों में। पहला होता है आर्थिक अधिकार वाली श्रेणियाँ, दूसरी होती है सामाजिक अधिकार वाली श्रेणियाँ और तीसरी होती है सांस्कृतिक अधिकार वाली श्रेणियाँ। और चूंकि ये वर्गीकरण इस तरीके से किया गया है और ये प्रश्न आपका मध्य प्रदेश की परीक्षा 2023 में पूछा गया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको विशेष तौर पर स्टार बनाकर लिख लेना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिएगा। सुरक्षा की पारंपरिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि सीधी सीधे तरीके से अपनी सुरक्षा करना, अपने हितों को मजबूत करना और अपने आसपास के लोगों से खुद को सुरक्षित महसूस करना ही क्या है, महत्वपूर्ण तौर पर हम देखें इसकी पारंपरिक अवधारणा है। तो सुरक्षा का पारंपरिक अर्थ है जिसमें राज्य सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तथा सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जाना संभव है। यानी कि सीधी सी बात है कि जब राज्य अपने यहाँ पर सेना बनाएगी तो सैन्य बल से क्या हो सकता है, उसे खतरा पहुंच सकता है, लेकिन ये बात भी सही है कि उसी सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जाना भी संभव होता है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हमारा देश जो है किसी दूसरे देश से हथियार खरीदता है तो जाहिर सी बात है कि उस हथियार से हमें भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब कभी दुश्मन हमारी तरफ अटैक करेगा तो उन्हीं हथियारों की मदद से हमारी सुरक्षा भी होगी। ये क्या है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जो है जिसे 2023 में क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पूछा गया था। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं और ये है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इसमें हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर फिर हमारी क्लास को हम एंड करेंगे। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, शरणार्थियों की समस्या क्या होती है। 2025 मध्य प्रदेश में पूछा गया ये प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ। शरणार्थी क्या होते हैं? शरणार्थियों का मतलब ये होता है कि किसी भी दूसरे देश में जब किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है, कोई सुरक्षा कारण होते हैं जिस वजह से उस देश के लोग जो हैं मजबूरी में अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में अपनी जान बचाने के लिए जब आश्रय ढूंढते हैं, शरण ढूंढते हैं, उसी समस्या उन्हीं लोगों को हम शरणार्थी कहते हैं। और जब किसी देश में किसी अन्य देश से बहुत सारे लोग आकर शरण ले लेते हैं तो शरण लेने के कारण ही उस देश में जहां पर वो लोग आते हैं वहां एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्यों हो जाती है समस्या? क्योंकि वहां पर जो जमीन है उस पर उनका कब्जा होता है, जो पानी है, जो संसाधन है, जो नौकरियां हैं, सारी की सारी चीजों पर उन लोगों का अधिकार हो जाता है या फिर उनके आने से जो पहले से लोग वहां पर रह रहे हैं उनको किसी ना किसी प्रकार की असुविधा उठानी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप ट्रेन की अगर जनरल के डब्बे में सफर करते हैं और 5 लोग अगर उस डब्बे में बैठने की जगह हो यानी कि एक सीट पर 5 लोग बैठ सकते हैं, अचानक से 3 और लोग आकर घुस जाएं और 3 लोग जो हैं वो पैर से विकलांग हो, है ना, पैर से विकलांग हो और फिर वो आपसे कहें कि आप खसक जाइए, थोड़ा-सा हमें भी बिठा लीजिए, तो आपको मजबूरी में नहीं, इंसानियत के नाते भी वहां से उठना या खसकना पड़ता है और उनको बिठाना पड़ता है। तो संसाधन यानी कि गाड़ी में या ट्रेन में सीट तो उतनी ही है जिस पर 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अब कितने लोग बैठ गए उसमें? 8 लोग बैठ गए। तो जो 8 लोग बैठे उन आठों के आठों लोगों को क्या होगी? असुविधा होने लगती है। यही है क्या? शरणार्थी समस्या। कि सामान्य रूप से जब किसी देश के नागरिक विषम परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए किसी अन्य देश की सीमा का उल्लंघन करते हुए वहां शरण लेने के लिए विवश हो जाते हैं, तो इस तरह के लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। और इनके विस्थापन, सुरक्षा, भोजन, आवास की व्यवस्था करना ही शरणार्थी की समस्या होती है। यानी कि जब आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसकर बैठ जाएगा और आपको पता है कि हम इसे भगा भी नहीं सकते क्योंकि बेचारा मजबूर है। अब जब वो आपके घर में आकर बैठ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके सोने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके कंबल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तकिया, गद्दा सब देना पड़ेगा उसको। तो ये क्या है? आपके लिए एक समस्या का सवाल हो सकता है। इसी को कहा जाता है शरणार्थियों की समस्या, जो वर्तमान में भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेश की सीमावर्ती जो राज्य है, चाहे वो बांग्लादेश के बगल में पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, सारे के सारे राज्यों में यही भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है शरणार्थियों की। क्योंकि वो सारे के सारे देश जो है, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ पर कहीं पर भी शांति स्थापित नहीं है। डिस्टरबेंस या अस्थायी सरकारें बहुत ज्यादा है, अस्थायीपन बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां के लोग हैं
बेहतर जीवन की तलाश में या किसी भी कारण से वहाँ के देशों को छोड़कर भारत में बहुत तेजी से घुसते हैं और भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सरकारें बहुत अधिक काम करने पर लगी हुई है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बात और मिलेगी, एक और आपको पीडीएफ वहां पर मिलेगी, जो है हमारा गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है और आर्ट के जितने भी विद्यार्थी, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको उस आर्ट वाले फॉर्म को भरना है, गूगल फॉर्म को, और उसके माध्यम से अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजनी है, ताकि हम सभी लोग, हमारा प्लेटफॉर्म अरिविहान आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर यहाँ पर यूट्यूब पर आता रहे और आप लोगों की सफलता में हम सभी लोग भागीदार बन सकें। तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। साथ में ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। प्लेटफॉर्म पर अगर आप पहली बार हैं तो हमारे अरिविहान प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।